नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी। आप सभी का रिजल्ट मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास। सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। हमने कल जहाँ से छोड़ा था क्लास को, आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और भारतीय संविधान एक ऐसा विषय जो प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। इवन आप इंटरव्यू भी देते होंगे तो भी आपका यहीं पर आएगा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि यदि हम पीसीएस को छोड़ते हैं और आरओ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटरव्यू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पीसीएस में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे किसी चर्चा करते हैं इंटरव्यू की या किसी ऐसे और एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर हमें पॉलिटी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है ना। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, तो इस पर अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा चर्चा। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि जो पॉलिटी विषय है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब आप कभी चर्चा करते हो आपस में अपने घर में बैठ करके, तब भी आप अपना छोटा वाला वकील बनने का प्रयास करते हो। छोटा वकील, जैसे छोटा डॉन होता है ना, ऐसे छोटा वकील बनने का प्रयास करते हैं। और कई सारे लोग जो है एक राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह अपनी बात रखते हैं। और यदि हम राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह अपनी बात एक मजबूती तरीके से रखना चाहते हैं तो फिर हमें संविधान के बेसिक जो फंडामेंटल हैं उनका नॉलेज होना परम आवश्यक है। तो चलिए साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। और कल हमने जो डिस्कस किया था, जो पढ़ा था हमने, वो था हमारा संविधान सभा तक पहुँचने की यात्रा। और कल हमने भारत के संविधान को समझा था, संविधान के निर्माण की भूमिका को समझा था, और ये भी समझा था कि आखिरकार भारत के संविधान के संदर्भ में किस तरीके से निर्माण हुई है, या क्या हमारा देश केवल और केवल एक उधार का संविधान है जैसे आलोचक कहते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि नहीं भैया, हमारा भारत का संविधान तो वो संविधान है जो किसी देश या किसी देश के संदर्भ में ये नहीं हम कह सकते हैं कि पूरा प्रावधान वहाँ से है या उधार लिया गया हमारा संविधान है, बल्कि हमारे संविधान में ऑलरेडी या हमारे देश में ऑलरेडी पहले से ही सारी चीज़ें विद्यमान थीं। लेकिन चूंकि समय कम था, हमारे देश पर शासन बहुत सारे लोगों ने किया और हम जल्दी से चाहते थे कि हमारे देश में एक अच्छी कानून की किताब बन करके तैयार हो, और हमने उस कानून की किताब को बनाया। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। संविधान सभा से स्टार्ट करेंगे। संविधान सभा से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, संविधान सभा को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा विचार यही आता है कि सर, संविधान सभा का विचार ही सबसे पहले किसने दिया है। जैसे हम संविधान सभा शब्द पढ़ते हैं तो या तो हमें संविधान निर्माण का पूरा प्रोसेस आता है हमारे माइंड में। जैसे मैंने आपको संविधान सभा पढ़ा तो आपके मन में पूरा ये आ गया होगा कि अब हमें संविधान के निर्माण की कहानी पढ़नी है। या दूसरा ये भी आता है कि सर, संविधान सभा का विचार किसने दिया, और ये बहुत ही कम लोगों के माइंड में प्रश्न आता है। संविधान सभा के विचार की स्टार्टिंग हमने पिछली क्लास में समझ ली थी कि कहाँ से विचार आया, कैसे डेवलप हुई, किसने किसने अंग्रेजों से डिमांड करी, ये सारे पहलुओं पर अध्ययन कर लिया। अब आज हम कराने वाले हैं संविधान सभा का गठन। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा का गठन कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन सब प्रावधानों के लिए हमने कैबिनेट मिशन को भारत बुलाया था। अर्थात संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ था। राइट। संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ है? तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हमने संविधान सभा का गठन किया। ये कैबिनेट मिशन क्या है? तो कल हमने, यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में लॉर्ड बेबिल के बाद एक वायसराय आए थे, नए वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ये वायसराय जब भारत आए
तो आपको हमने कल ही बताया था कि इनके द्वारा जून 1947 में एक योजना लॉन्च करी गई थी जिसे हम माउंट बेटन योजना या जून योजना या 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। और इसी योजना के तहत भारत विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया 18 जुलाई 1947 को और इसे पारित कर दिया गया। और इसी प्रस्ताव के तहत 1947 की 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, 14 अगस्त और 15 अगस्त। इस दिन हमने भारत को आज़ाद किया, भारत ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ और भारत से पृथक होकर पाकिस्तान एक नया देश या नया राज्य बनेगा। तो इन सब प्रावधानों को हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक और प्रावधान हुआ था या एक घोषणा हुई थी। वो घोषणा क्या थी कि जब वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा ये प्रावधान किए गए तो माउंट बेटन के समय में ही यहाँ ये जो घोषणा करी गई, इस घोषणा में या घोषणा करने वाले कौन हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली के द्वारा घोषणा करी गई कि हम भारत को 30 जून 1948 के पहले तक छोड़ करके चले जाएंगे। अर्थात भारत को 30 जून 1948 के पहले आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई, भारत के आज़ाद होने के पहले ही। ठीक है, किसने कर दी? सर क्लीमेट एटली ने। और इन्होंने अपनी इसी घोषणा को पूरा करने के उद्देश्य से ही भारत में जो भारतीयों की मांगें थी उनको पूरा करना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं में से इन्होंने एक इनका शुरुआती जो उद्देश्य था कि हम भारत की संविधान सभा का निर्माण कराएंगे, तो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। इन कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति भारत आए जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आए। और इन तीनों व्यक्तियों में एक हैं सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरे हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर। अब यहाँ हम तीनों के बारे में ये पढ़ते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पर नाम दिया गया, इन तीनों को इसलिए भी हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट के ही मंत्री थे। और ब्रिटिश कैबिनेट में सर स्टीफोर्ड क्या थे? व्यापार बोर्ड मंत्री थे, यानी इनको भारत में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बना करके भेजा गया था, यानी व्यापार बोर्ड के मंत्री थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को भारत में भारत मंत्री का पद दिया गया था, जिसे प्राचीन काल से ही भारत सचिव कहते थे। जिस समय इस पद को बनाया था उस समय से भारत सचिव के नाम से जानते थे। और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे, नौसैनिक मंत्री थे। कहाँ पर मंत्री थे? तो ये सर क्लीमेट एटली के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ये सभी कहाँ के मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं ना हमारे देश के कैबिनेट मंत्री, तो ऐसे ही ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। और चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, यही कारण था कि इन तीनों के मिले जुले स्वरूप को हम कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कैबिनेट मिशन बोलते हैं। इसके अन्य नाम हैं जो हम योजना कमीशन के नाम से जानते हैं, या मंत्रिमंडल योजना, मंत्रिमंडल योजना भी इसी को कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं डेलीगेशन मिशन। ठीक है, डेलीगेशन मिशन भी इसी को कहा जाता है। तो ये जो प्रावधान है ये 24 मार्च 1946 के हैं। 24 मार्च 1946 के ये सभी प्रावधान आ जाएंगे। अब चूंकि ये कैबिनेट मिशन आया
तो पूरी जिम्मेवारी कैबिनेट मिशन के पास ही थी। कैबिनेट मिशन जब भारत में आए तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने, यानी इन तीनों ने, इन सदस्यों ने भारतीय नेताओं से, जो भारत के नेता थे, इन भारतीय नेताओं से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद इन्होंने जो हमारी संविधान सभा थी उस संविधान सभा की रूपरेखा पर विचार किया। ऐसे समझ लो कि ये एक रूम है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, ऐसे एक इनका लोगों का रूम है। उस रूम में भारत के प्रमुख नेता बैठे हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे जितने भी उस समय के प्रमुख नेता थे सब लोग बैठे हैं उस रूम में। और वहाँ पर 3 लोग और बैठे हैं, जिसमें सर स्टीफोर्ड क्रिप्स हैं, पैंथिक लॉरेंस हैं और एबी अलेक्जेंडर है, ये तीनों, और माउंट बेटन भी हैं। तो ये सभी लोग बैठ करके रणनीति बना रहे हैं कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना यह था कि जो हमारी संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होगा कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे वो सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाएंगे। जैसे आप देखोगे कि जो फैजपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उस फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो वयस्क मताधिकार होगा उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था कि हमारी संविधान सभा में जो भी सदस्य आएंगे वो वयस्क मताधिकार को लेकर के आएंगे या वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन करके आएंगे। अभी जस्ट हम पहले पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948 को यह घोषणा कर दी कि हम भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। अब जो ब्रिटिशियस भारत में या भारत से कभी जाना ही नहीं चाहते थे, वो ब्रिटिशियस अब भारत को इतने जल्दी छोड़ने के चक्कर में थे कि उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम आपके लिए वयस्क मताधिकार करा पाएं। सोच के देखो, वो ब्रिटिशियस जो कभी भारत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, वो ब्रिटिशियस जो भारत में या भारत को अपना हमेशा के लिए उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे, उन ब्रिटिशियस को 1946 में इतना टाइम भी नहीं था कि वो ये कह सके कि अब हमें यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है। और यही कारण था कि इन्होंने कहा कि भाई हम वयस्क मताधिकार के जो आधार हैं चुनाव के लिए उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन, संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान करेंगे या अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रोसेस, प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब यहां पर प्रश्न खड़ा हो गया कि सर ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे हो पाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए। तो इन तीनों ने, कैबिनेट मिशन ने यहां पर सुझाव दिया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए भी हम जो है, जो प्रांतों के विधानमंडल थे, देखिए यहां पर इन्होंने सुझाव दिया कि प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा जो विधानमंडल के सदस्य होंगे, यही विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। कौन संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करेगा? तो प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्य ये निर्वाचित करेंगे संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये चुनाव कैसा हो जाएगा? ये चुनाव होगा अप्रत्यक्ष, और इसमें इन्होंने कहा कि हमारा समय भी बच जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, इन्होंने समय तो वास्तव में लगता है, जैसे आज आप देखोगे इस वर्ष हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, अब आप खुद यहाँ पर देखिए कि कितना समय लगेगा हमें। लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा लगभग पूरे देश में चुनाव कराने के लिए। और ये जो चुनाव होना था संविधान सभा का, ये भी पूरे देश में ही होना था, किसी विशेष राज्य में तो होना नहीं था। और ये तो उन देशों में भी होना था जो आज भारत के देश भी नहीं है, यानी जो बांग्लादेश है वो भी उसमें भारत का हिस्सा था, तो वहाँ पर भी चुनाव कराना था संविधान सभा के सदस्यों का। जो पाकिस्तान आज भारत का हिस्सा नहीं है, वो उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और भारतीय संविधान सभा के लिए वहाँ से भी चुनाव होना था। तो एक लंबा समय लग सकता था चुनाव में। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने कहा था कि हमें इतना समय व्यतीत नहीं करना है, हम सीधे जो प्रांत के विधानमंडल हैं, इन प्रांत के विधानमंडलों के सदस्यों से सीधा निर्वाचन करा लेंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे। सारी चीजें यहां पर हो गई। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करी गई। संख्या क्या होगी संविधान सभा के? तो संख्या निर्धारित करी गई
389, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी। इन 389 की संख्या जो थी वो आखिरकार 389 पर ही क्यों रुकी, 389 ही क्यों रखी गई? तो 389 के संदर्भ में, 389 के संदर्भ में याद रखना कि ये संख्या इसलिए भी थी क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, लगभग 40 करोड़ थी। आज कितनी है? 140 करोड़, 144 करोड़, 142 करोड़ के लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, अब एक कल्पना करो कि ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या कहाँ की है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कब की बात चल रही है? 1946 की। 1946 में इन 3 देशों की संख्या कुल मिलाकर के 40 करोड़ थी। आज अकेले भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। मतलब सोच के देखो कि हमने कितना डेवलप किया है, कितना विकास किया है। तो ये जनसंख्या इस समय इतनी थी। अब इसी जनसंख्या के आधार पर ये जो 389 सदस्य थे, इसमें से प्रत्येक सदस्य 389 में से प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया। यानी एक मेंबर कितनी जनसंख्या पर चुना जाएगा? तो एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर। तो ऐसे जब आप गुणा करोगे तो 389 मतलब 38 दशमलव ऐसे कुछ करके करोड़ आ जाएगा। तो सभी को मिला दें तो लगभग 40 करोड़ हमारे देश की उस समय की आबादी थी। तो इस कारण से प्रत्येक सदस्यों की जो वयस्क लोग थे वो प्रत्येक 10 लाख पर चुने जाने थे। एक व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाना था। यही कारण था कि हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर्स रखे गए थे। अब इन 389 सदस्यों का विभाजन हम देख लेंगे कि इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ये चुने जाने थे ब्रिटिश प्रांतों से। यानी ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने जाएंगे? 292 सदस्य। 4 सदस्य कहां से चुने जाएंगे? जो मुख्य आयुक्त, जिसे अपन चीफ कमिश्नरियां बोलते हैं, चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोलते हैं, या जोन बोलते हैं, चीफ कमिश्नर जोन। तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 सदस्य चुने जाने थे। और इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को मिला करके बनता है ब्रिटिश भारत। मतलब ये टोटल जो 296 सदस्य आने हैं, ये आने थे ब्रिटिश भारत से। पिछली क्लास में हम लोग इस चीज़ को समझे है ना। तो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य आने थे, और बाकी के जो 93 मेंबर्स थे, ये 93 मेंबर आने थे देसी रियासतों से या देसी भारत से, देसी रियासतों से या देसी भारत से हम कह सकते हैं, जहां पर भारतीय राजा महाराजाओं का शासन है। यहां से आने थे 93 सदस्य। इनके बाद जब ये पूरी सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई और ये बोला गया कि कौन कहाँ से आएगा, कितने लोगों का चुनाव होगा, कितने लोग नॉमिनेट करे जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 296 सदस्य हैं ब्रिटिश भारत के, जो 296 मेंबर हैं, इनको निर्वाचित किया जाना था संविधान सभा में, ये इलेक्टेड होने थे। और ये जो 93 सदस्य हैं, इनको नॉमिनेट किया जाना था, इनको मनोनीत किया जाना था संविधान सभा में। अर्थात ये 93 सदस्य मनोनीत होंगे और ये 296 सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो ये पूरी अब तैयार हो गई रूपरेखा, सदस्य संख्या भी बन गए, और ये भी हो गया कि कितने सदस्य कहाँ से लिए जाने, क्या क्या होगा। अब जुलाई में स्टार्ट होता है चुनाव और अगस्त तक चलता है। देखिए, जुलाई अगस्त 1946, मतलब एक बार कल्पना कर लो कि प्रांतों के विधानमंडल के सदस्यों से हमने चुनाव कराया और लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, 1-1.5 महीने का लगभग समय लगा। जुलाई 1946 में स्टार्ट हुआ और अगस्त 1946 में चुनाव खत्म होगा संविधान सभा का, तो 1 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो इस प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि टोटल जितने 296 सदस्य थे, इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। इन सीटों में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली हैं, 208 सीट मिली है कांग्रेस को, सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को,
73 सीटें मुस्लिम लीग को और 7 सीट ऐसी होंगी जहां पर 7 पार्टियों ने जीत हासिल करी। 7 पार्टियों ने, मतलब एक एक पार्टी से एक एक सदस्य आएंगे। तो एक प्रश्न है कि मान लेते हैं कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि संविधान सभा में कुल कितनी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था या कुल कितनी पार्टियां चुनाव जीतकर आईं। संविधान सभा में कुल कितने पार्टियों के सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये हो जाएंगी 9 पार्टियां। यानी कितने दल थे उस समय, 9 दलों, 9 पार्टीज के मेंबर्स संविधान सभा में बैठे थे। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 7 सीटें 7 पार्टियों से, और जो 8 सीटें हुआ करती थी यानी 8 सदस्य जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, मतलब निर्दलीय थे। ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, तो ये निर्दलीय सदस्य हो जाएंगे। 8 मेंबर निर्दलीय होंगे, 7 ऐसे होंगे जो 7 पार्टियों से होंगे, 73 मुस्लिम लीग से होंगे, 208 किससे हो जाएंगे, कांग्रेस से हो जाएंगे सर। तो ये टोटल जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे 296 में। और ये जितने भी सदस्य थे 389 मेंबर, चलो ठीक है, 389 में से 93 तो राजा महाराजा भेजेंगे। बाकी जो 296 मेंबर्स थे इसको भी हमने 3 पार्ट में कैटेगरी किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो थे सामान्य सदस्य, दूसरे होंगे सिख और तीसरे होंगे मुस्लिम। तो मतलब संविधान सभा में कितने कैटेगरी में डिवाइड थे, जैसे आज डिवाइड होते हैं ना कि सामान्य हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए। तो यहाँ जो सदस्य हुआ करते थे संविधान सभा के, उन सदस्यों को अपन ने इस तरीके से डिवाइड किया था, सामान्य, सिख और मुस्लिम। अब सामान्य में कौन कौन आएगा, तो मुस्लिम और सिख को छोड़ करके जितना भी वर्ग है या जितना भी धर्म के लोग हैं वो सब के सब किस में आ जाते थे, सामान्य में आते थे। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा का पूरा जो है प्रोसेस चलने लगा। कब की बात है सर, ये बात चल रही है जुलाई अगस्त 1946 की। 93 सदस्य जो बचे रहेंगे वो राजा महाराजा अपने, जैसे मान लो झांसी की रियासत है तो झांसी की रियासत खुद तय करेगी, या रीवा रियासत है या भोपाल रियासत है या जो है अन्य रियासतें हैं, तो ये रियासतें खुद में तय करेंगी कि उनके यहाँ का कौन सा व्यक्ति संविधान सभा में बैठ करके उनके राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। और वो भी तब जब वो रियासत ये सुनिश्चित कर ले कि उसको स्वतंत्र नहीं रहना है, उसको अपना राज्य भारत में सौंप देना है, भारतीय संघ में जो है उसका विलय कर देना है, तब जाकर के वो भेजेंगे। अब जैसे मान लो मैं राजा हूँ किसी अपने देश का या अपने राज्य का, तो कभी मेरे अंदर ये विचार नहीं आएगा कि मैं अपने राज्य को किसी दूसरे को सौंप करके मुक्त हो जाऊं। मैं यही चाहूँगा कि मैं राजा बनूंगा। आज आप सभी, हम सभी चाहते हैं कि नौकरी करके राजा की ज़िंदगी जिए, लेकिन नौकरी करके नौकरों की ही ज़िंदगी जी जा सकती है। राजा जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तो बड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा सर, नौकरी में भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नौकरी में भी आपको राजा जैसी ज़िंदगी जीने के लिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा बहुत सारा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इतना क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। तो ये 3 पार्ट में आ जाएंगे, सामान्य, सिख और मुस्लिम। 93 मेंबर राजा महाराजा भेजेंगे, इतना कंफर्म हो गया होगा। अब इसी बीच क्या होगा, हमारे देश में चूंकि लॉर्ड लुई माउंटबेटन है, देखो इतना हमने संविधान सभा का चुनाव करा लिया, ठीक है, चुनाव करा लिया, संविधान सभा के लिए पूरी रूपरेखा तैयार करा ली, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अब जैसे ही अगस्त का समय बीता और अगस्त के बाद आता है सितंबर, ठीक है, सितंबर, तो सितंबर में अंग्रेज चाहते थे कि भारत की सत्ता भारतीय संभालना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे भारतीय लोग अपनी सत्ता को संभालें। इसी कारण से सितंबर 1946 में, स्पेशली 2 सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 को एक सरकार बनाने की घोषणा की गई, जिसे हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। अंतरिम सरकार, जैसे आज हमारे पास मोदी सरकार है, तो हमारी मोदी सरकार अंतरिम सरकार नहीं है, या बीजेपी की जो अभी गवर्नमेंट है वो अंतरिम सरकार नहीं है। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि अल्पकालिक समय के लिए बनाई गई सरकार, या कुछ समय के लिए बनाई गई सरकार, या किसी का काम किसी के लिए दे देना। जैसे कभी कभी होता क्या होगा कि आप नोट्स अपना तैयार कर रहे हो और आपको नोट्स तैयार करने में यदि प्रॉब्लम आएगी
तो आप अपना नोट्स बनाने के लिए अपने ही किसी घर के मेंबर को दे सकते हो। तो काम तो आपका था लेकिन किसी को और को दे दिया, तो ऐसा काम कहलाएगा अंतरिम। वो काम जो है, जो भी व्यक्ति होगा उसको अंतरिम नाम दे देंगे, अंतरिम स्टूडेंट है या जो भी आप नाम दे दोगे। अल्पकालिक, कुछ समय के लिए उसको नियुक्त कर देना, बाकी लीगल तरीके से जो वैध तरीका है उस तरीके से ही हम उस व्यक्ति की नियुक्ति कराएंगे, तो वो एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो यहां पर सितंबर 1946 में हमने अंतरिम सरकार की घोषणा करी और इस अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष बनाए गए पंडित लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। माउंटबेटन इसमें अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष कौन बन गए? उपाध्यक्ष बन जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष, यानी ये हो गया राष्ट्रपति माउंटबेटन और ये हो गया प्रधानमंत्री, आज के जैसी स्थिति में समझ लो। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिए गए और जैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये बन गए तो सबसे ज़्यादा जो मिर्ची लगी वो लगी मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को काटो तो खून नहीं निकला ऐसे इस घटना को सुनकर के, घोषणा को सुनकर के, और मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का विरोध कर दिया। अंतरिम सरकार का क्या किया? उसने विरोध कर दिया। और एक चीज और याद रखना कि अंतरिम सरकार में पहले केवल 13 सदस्य थे, 13 सदस्य थे। अब चूंकि यदि मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार से बाहर रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगी। भाई यदि हमें किसी के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो आज भी और पहले से भी यही होता चला आ रहा है कि अपने किसी व्यक्ति को उनके यहाँ पर छोड़ दिया जाता है कि भैया उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुँचाते रहो कि ये क्या क्या करने वाले हैं और इनकी नीतियाँ क्या हैं। जैसे गुप्तचर व्यवस्था, तो बहुत सारे गुप्तचर जो है वो राज्य में घूमते रहा करते थे, राजा महाराजाओं तक सूचना पहुँचाते रहते थे। तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि यार यदि हम बाहर रह करके विरोध करेंगे तो बहुत सारा हम ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे और फाइनली होगा क्या कि हो सकता है हम हार जाएं। तो अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के, ऐसे समझना, जो ये 13 सदस्य हैं ना अंतरिम सरकार में, इन 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को बाहर किया जाएगा। 3 सदस्यों को बाहर किया गया, जैसे सर सैयद साफत ऐसे कोई हैं, अहमद खां, सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस, इन 3 सदस्यों को बाहर किया गया था। ठीक है, शरद चंद्र बोस, इनको सैयद अली जहीर, इनको बाहर किया गया, और तीसरे थे सर साफत अहमद खां। इन 3 मेंबर को, जो कि ऑलरेडी अंतरिम सरकार में चुने गए थे सितंबर में, इन तीनों मेंबर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया, मतलब बाहर कर दिया। और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए, 5 सदस्य सम्मिलित कर लिए गए। तो अब हमारी जो अंतरिम सरकार होगी, इस अंतरिम सरकार में कितने सदस्य हो जाएंगे? अंतरिम सरकार में हो जाएंगे अब टोटल 15 सदस्य। ठीक, 15 सदस्य हो जाएंगे। तो यहां ध्यान देना, जैसे 13 थे, 3 हटा दीजिए, 10 हो गए, और 5 मुस्लिम लीग के सम्मिलित कर लेंगे तो 15 सदस्य अंतरिम सरकार में आ जाएंगे अक्टूबर 1946 में। अक्टूबर में हो गया, 1 महीना बीच में बीत जाएगा आपका नवंबर, और नवंबर के बाद, चूंकि देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अंतरिम सरकार में रह करके अंतरिम सरकार का ही विरोध करना। और अंतरिम सरकार के संदर्भ में देखिए एक स्टेटमेंट है हमारे भीमराव अंबेडकर जी का, चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूँ। इन्होंने कहा है, यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है जिसे मिलकर 2 राष्ट्र चला रहे हैं, 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे मिलकर 2 राष्ट्र चला रहे हैं,
अंबेडकर साहब जी का ये स्टेटमेंट है। क्यों कहा है दो राष्ट्र, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए एक देश की सरकार भारत की सरकार है, लेकिन चला कितने लोग रहे हैं? तो दो देश चला रहे हैं। क्यों दो देश चला रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से चलती चली आ रही थी, केवल अभी से चलती नहीं आ रही है। आप देखोगे 1940 से ही लगभग जो है जैसे ही भारत में आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे चौधरी रहमत अली। तो रहमत अली ने क्या किया था, कहीं कहीं इनको कोई अहमद अली भी बोल देता है, तो इन्होंने क्या किया था, जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ थी स्पेशली बंगाल वाला क्षेत्र, तो जहाँ पर बंगाल में मुस्लिम बस्तियाँ थी उनको इन्होंने पाक कहना स्टार्ट किया था, और इसी में पाक में पाकिस्तान जोड़ दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और फिर यहाँ से कम स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान की मांग। तो पहले तो कोई सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में सीरियस ले लिए थे 1947 में। तो 1947 में इसको सीरियस लिए। हाँ, तो यह एक देश की सरकार है जिसे मिलकर दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह समझ में आया होगा, उम्मीद है। एक बार कमेंट करते रहिएगा आप लोग। चलो, तो इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए यह एक देश की सरकार है, ये तो हो गया। अब हमारी फाइनली जो संविधान सभा थी, अब हम उस पर आ जाएंगे, क्योंकि बीच में जुलाई अगस्त तक हमने चुनाव करा दिया था, फिर अंतरिम सरकार का गठन करा दिया। अब नवंबर का महीना ये मुस्लिम लीग के विरोध प्रदर्शन का रहेगा, कांग्रेस की नीतियों का रहेगा, आगामी संविधान सभा की बैठक का रहेगा, और फाइनली संविधान सभा की बैठक के लिए दिन चुना गया। पहला दिन 9 दिसंबर 1946 को ये पहला दिन चुना गया संविधान सभा की बैठक का। तो इस बैठक में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग इसीलिए तो सम्मिलित हुई थी कि वह भारतीय सरकार का और भारतीय संविधान सभा का जमकर के विरोध करे, इसीलिए वो सम्मिलित भी हुई थी। तो जैसे ही हमारी पहली संविधान सभा की बैठक हुई, पहली बैठक हुई, इस पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस बैठक का बहिष्कार किसने कर दिया? बहिष्कार किया सर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया। ओके, तो जब ये पहली बैठक का बहिष्कार होगा तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? 389। बहिष्कार हुआ, पहुंचे कितने हैं पहली बैठक में? 207। मात्र 207 सदस्य उपस्थित हुए संविधान सभा में, केवल 207 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित हुए। इन 207 सदस्यों में, ठीक है, 207 सदस्यों में से बाकी जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में से बाकी जैसे हमने पढ़ा था 73 सदस्य, 73 सदस्य, तो ये 73 सदस्य कहाँ चले गए? हाँ, ये 73 सदस्य कहाँ चले गए? तो इन 73 सदस्य चूंकि ये मुस्लिम लीग के थे, तो मुस्लिम लीग ने ही तो विरोध किया, तो मैक्सिमम सदस्यों ने विरोध किया था, जहाँ सभी सदस्यों ने विरोध नहीं किया। तो 73 में से अधिकांश सदस्य, 70 के लगभग सदस्यों ने विरोध कर दिया, इसलिए वो उपस्थित नहीं होंगे, एक दो लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसी में से 93 मेंबर जो रियासतों के थे, देशी रियासतों के थे, इन देशी रियासतों के मेंबर्स को भी अभी तक ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है, हमें स्वयं शासन करना है, अपने आप में शासन करना है, या हमें भारत की संविधान सभा में सम्मिलित होकर के शासन करना है। तो ये 93 मेंबर भी उपस्थित नहीं होंगे, और ये भी एक तरीके से संविधान सभा का विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन अनुपस्थित होकर विरोध करना ही होता है कि भैया हमें आपसे मतलब नहीं है, हम अपने आप में खुश हैं, अपना जो है हम खुद में देख लेंगे शासन व्यवस्था को। तो 93 मेंबर भी उपस्थित नहीं होंगे। बाकी एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जो उपस्थित नहीं होते, वो बाद में आते हैं। जैसे अभी क्लास चल रही है तो आरओ की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले, या अन्य अदर स्टेट सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी आप लोग ही जुड़े हैं केवल, तो कुछ लोग बाद में देख लेते हैं। तो यही चीज़ें कुछ यहाँ पर भी नहीं होगी, इसीलिए मात्र 207 सदस्य ही उपस्थित हुए, ज़्यादा सदस्य उपस्थित यहाँ पर नहीं हुए, अधिकतम सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। अब जितने सदस्य उपस्थित हुए उन सभी लोगों ने आपस में निर्णय लिया और फ्रांसीसी परंपरा का पालन किया।
चूँकि कम सदस्य हैं इसीलिए इन सभी ने फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए इन सभी ने निर्णय लिया कि हम अपने आज की इस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, संविधान सभा के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, उन्हें इस सभा का अध्यक्ष बनाएंगे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखना ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे, क्योंकि इनका चुनाव नहीं हुआ था, केवल वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा के कहने पर एक अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी उपाध्यक्ष जिनका नाम है फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा में। तो ये दो व्यक्ति चुन लिए जाएंगे पहले ही दिन, पहली बैठक में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और फ्रैंक एंथोनी, यानी एक अध्यक्ष बना दिए गए और दूसरे बना दिए जाएंगे उपाध्यक्ष। 9 तारीख और 10 तारीख यानी ये 2 तिथियां याद रखना कि संविधान सभा के सदस्य, जैसे कोई आता है ना तो सबसे पहले होता है कि उसको कसम खिला देना, कसम दे देना कि यार ईमानदारी से काम करोगे या नहीं करोगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता है। अब कसम पर भी कुछ लोगों का विश्वास, क्योंकि लोग भगवान को नहीं छोड़ते, कसम खा के तोड़ देते हैं, कसम तोड़ देते हैं, वादा तोड़ देते हैं, प्रॉमिस तोड़ देते हैं, वचन तोड़ देते हैं, सब तोड़ देते हैं। इसीलिए अब कानूनी सहारा ले लेते हैं लोग, कसम असम वाला तो सिस्टम हटा दिया, एग्रीमेंट करा लेते हैं जो भी होता है। बस अब ये एग्रीमेंट प्यार तक सीमित नहीं है, प्यार तक नहीं पहुंचा है, नहीं तो जब 2 लोग प्यार करेंगे तो वो भी एग्रीमेंट करा लेंगे किसी वकील से कि यदि तुमने मुझे छोड़ा तो हम ये कर लेंगे, मैंने तुम्हें छोड़ा। और एग्रीमेंट तो विवाह में होता ही है ना, विवाह भी अब प्यार वगैरह नहीं होता है, सीधा एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। छोड़ेंगे तो तलाक में ये सब करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कानून सारा बहुत सारा आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कसम खिलाई गई, यानी 9 और 10 दिसंबर को सदस्यों की शपथ कार्यक्रम चला, यानी सदस्यों को शपथ दिलाई गई, शपथ कार्यक्रम। फाइनली 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और इन्हीं के साथ 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। 2 उपाध्यक्ष पहले होंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी, या कहीं कहीं इनको हरेंद्र कुमार मुखर्जी लिखा मिलता है, ठीक है, कहीं इनको हरिश्चंद्र बोल देते हैं, कोई इनको ठीक है। और दूसरे हैं VT कृष्णामाचारी, ठीक है, VT कृष्णामाचारी। तो ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे और ये परमानेंट थे, स्थायी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो एक अध्यक्ष बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बनाए गए उपाध्यक्ष, जो कि 2 उपाध्यक्ष थे, SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। अब ये हमारी संविधान सभा का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार, संविधान सभा ने कसम खा ली है संविधान बनाने की। अब हमारी संविधान सभा संविधान बनाने से पीछे नहीं हटेगी। संविधान में सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी को काम दिया जाने लगा। जैसे ये चीज़ें हुई तो सभी को काम दिया जाने लगा। अच्छा, अब क्या होगा कि यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है ना, और हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप भी अपने लिए ये नियम बना के रखिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए बेस्ट गाइडर हो, बेस्ट मार्गदर्शक हो, बेस्ट सलाहकार हो, सपोर्टर हो। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए, तभी जाके आप सफल कुछ कर पाओगे। अब वो जो सपोर्टर हो सकता है वो आपका, या मोटिवेशनल जो हो सकता है, जो आपको जगह जगह मोटिवेट करेगा, या गाइड जो होगा आपका, मार्गदर्शक जो भी होगा, वो आपका मम्मी पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो एक आप सही मार्गदर्शक चुन लेंगे तो आपका जीवन भी सही सफल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने भी यही किया था। ये सारा कुछ हो जाने के बाद फिर हमने क्या किया, पूरा काम डिवाइड किया, सबके लिए काम बांटा संविधान सभा का, क्योंकि जब तक हम काम नहीं बांट देंगे तब तक शायद हमारा कुछ काम अच्छा होगा भी नहीं।
जैसे मान लेते हैं कि मैं ही एक व्यक्ति सब कुछ करने लग जाऊं, मैं ही हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, मैं ही पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊं, मैं ही इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, मैं ही मैथ पढ़ाऊं, मैं ही रीजनिंग पढ़ाऊं, मैं ही इंग्लिश पढ़ाऊं, अन्य विषय भी मैं ही पढ़ाऊं, करंट अफेयर्स, साइंस, कुछ भी ना छोड़ूं, क्योंकि एक स्टूडेंट सब कुछ पढ़ता ही है, आप भी सब कुछ पढ़ते हैं, तो हर विषय का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन नॉलेज थोड़ी बहुत तो होगा। अब यदि एक बार कल्पना करो कि मैं यदि सारे विषयों को पढ़ाने लग जाऊंगा, तो क्या मैं अन्य विषयों में अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा पाऊंगा अच्छे तरीके से। मैं केवल उन्हीं विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं जिन विषयों में मेरी गहरी रुचि होगी, जिन विषयों को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता होगा, जिन विषयों को समझना मुझे बहुत अच्छा लगता होगा, उन्हीं विषयों को लेकर के मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके समक्ष भी डिलीवर कर पाऊंगा, आपके समक्ष भी जो है रख पाऊंगा। तो अब यहां जब संविधान सभा बनाई गई, तो संविधान सभा में भी हमने बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमारे पास 389 थे, तो 389 में से बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें हम काम डिवाइड करेंगे। कौन जो है संविधान सभा में, कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्यों के संबंध में अधिक जानते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो संघ सरकार के बारे में अच्छे जानते होंगे, कौन ऐसे हैं जो रियासतों से मुलाकात करके उनको कन्वेंस कर सकते हैं। तो जो जिस लेवल का होगा उसको वो काम पकड़ा देना। एग्जाम्पल में एक और समझ लो, जैसे मान लो कहीं शादी हो रही है, आपके घर में शादी हो रही है, और आपके घर में जब शादी हो, लड़की की शादी हो रही है समझ लेते हैं, तो एक व्यक्ति को शादी की पूरी जिम्मेवारी दे देना, विवाह की पूरी जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति को सुपुर्द कर देना कि जो रिलेशन, जो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके रहने का, उनके भोजन पानी का प्रबंध करें वही एक व्यक्ति, जब भी किसी को जरूरत पड़े उसी व्यक्ति को ढूंढे। हमारे घर के जो लोग हैं उनको कोई जरूरत पड़े वो भी उसी व्यक्ति को संभालनी है। बारात आ रही है, वही व्यक्ति स्वागत करने की तैयारी कराएगा। दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाना है, वही व्यक्ति ले जाएगा। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन सज के तैयार हो गई, उसको लेके आना है, सारा एक काम वही व्यक्ति संभाल रहा है। तो पता चला कि जो भोजन कर रहे हैं उनको सब्जी तो मिल गई, पूरी नहीं मिलेगी। दुल्हन ब्यूटी पार्लर पहुंच तो गई है, लेकिन अब ब्यूटी पार्लर से आ नहीं पा रही है, इधर शादी के मुहूर्त निकला जा रहा है, मतलब सारा कुछ बिखर जाएगा, सारा कुछ जो है बिगड़ जाएगा पूरा। अब यदि उसी विवाह में किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए कि जो घर के रिश्तेदार आ रहे हैं उनको तुम संभालो, घर के सदस्यों को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए कि भैया इनको तुम देखो, तीसरे को दे दिया जाए कि बारात का स्वागत करो, चौथे को दे दिया जाए कि बारात के लिए भोजन की व्यवस्था करो, पांचवें को कह दिया जाए कि दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाओ और ले आओ, बाकी सबका अलग अलग काम बना दिया जाए। तो जब आप ऐसा कुछ कर दोगे ना, तो व्यवस्थाएं बहुत आसानी से अरेंज हो जाएंगी। मैनेज बोलते हैं ना कि मैनेज कर लेना, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और पूरा जो भी स्टाफ होगा वो बड़ी तारीफ करेगा कि यार बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो यही चीज़ अप्लाई कर दो हमारी संविधान सभा में। हमारी संविधान सभा में यदि किसी एक व्यक्ति को काम दे दिया जाए तो शायद वो संविधान अच्छे से नहीं बन पाता। जैसे पाकिस्तान का संविधान बनाया गया था मुस्लिम लीग के प्रमुख द्वारा, और मुस्लिम लीग के प्रमुख कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ही सब कुछ हैं, वही सब ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं, वही रिश्तेदारों का स्वागत कर रहे हैं, वही बारातियों का स्वागत कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसी को पूड़ी दे पाए, किसी को सब्जी दे पाए, दुल्हन ब्यूटी पार्लर में ही बैठी रही, बारातियों को कुछ मिला कुछ नहीं मिला, केवल और केवल जो है थाली प्लेट मिल गई बारातियों को, उसमें सब्जी पूड़ी कुछ रसगुल्ला मिला ही नहीं, सबके सब ऐसे ही बैठे। और आज आप देख रहे हो कि पाकिस्तान का जब भी संविधान की हम बात करते हैं तो वहाँ के संविधान में राजनीति से ज़्यादा सेना का इन्वॉल्वमेंट है, और आप देख रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है वहाँ पर। ठीक है, ना तो राजनीति सही से हो रही है और ना ही सेना वहाँ पर सही से। हमारे देश में क्या है, सेना का अलग काम है, राजनीतिज्ञों का अलग काम है, और प्रशासन का अलग काम है, सबका अलग अलग, कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी, ये सब हमने अलग अलग किया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबको भी अलग अलग किया है, और सेना को हमने राजनीति से बहुत दूर रखा है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमने संविधान सभा के सभी कामों को डिवाइड किया था, बांट दिया था, और ऐसे करके हमने छोटी बड़ी लगभग छोटी बड़ी जितनी भी समितियां थी, ऐसी समितियां हमने 22 के लगभग संख्या बनाई थी, 22 के लगभग ऐसी छोटी बड़ी समितियां बनाई थी। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बेसिक से एकदम बेसिक से चल रही है और पूरी डिटेल क्लास चल रही है, तो सबको समझ में आएगा। और कल के दिन यदि आप यदि कल के दिन मेंस में भी लिखोगे ना तो भी ये फ़ायदा करेगी। हालांकि मैं मेंस के लिए तो ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर कि आप मेंस में भी ये पूरा हेल्पफुल होगा, लेकिन हाँ एक जो है माइंड में आपके
एक छवि बना सकती है कि हम कैसे करके कहानी को जोड़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। यस, तो चलिए अब हम लोग जो है समितियों की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी और इन समितियों में बहुत सारी ऐसी समितियां होंगी जो प्रमुख समिति के रूप में रहेंगी और वही प्रमुख समिति में हमें पढ़ना है। जैसे एक सबसे प्रमुख समिति होती है प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के बारे में सब लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में पहले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चाहे सबसे पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिटेल से बता देंगे आपको, क्योंकि ये सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे इसके, अध्यक्ष कौन होंगे, तो केवल हमें अध्यक्ष लिखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी इस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाएगा, बी आर अम्बेडकर, और इसमें ऐसा माना गया कि लगभग 7 सदस्य थे। इसके बाद हम दूसरी समिति देखेंगे, तो जितनी, एक चीज और याद रखना, संघ शब्द लगा होगा, संघ, तो संघ संविधान समिति, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे संघ शक्ति समिति, ठीक है, संघ शक्ति समिति। और इसके साथ एक और समिति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही है, ये है राज्य समिति। राज्य समिति, तो ये तीनों समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इन तीनों समितियों का अध्यक्ष किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद जो अन्य समितियां थी, अन्य समितियों में हम देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति या मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, और अल्पसंख्यक समिति। तो ये तीनों समितियों के अध्यक्ष जो होंगे वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और जो है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद हम देखेंगे रियासत समिति, रियासत समिति, ठीक है। रियासत समिति समझौता करने वाले, जो समझौता किए गए थे रियासतों से, तो उसके लिए या वार्ता के लिए, स्पेशली बात जो रियासतों के प्रतिनिधि होंगे उनसे बात करने के लिए ही इस समिति का गठन किया गया था, रियासत समिति, ठीक है। तो रियासत समिति, इसमें या ऐसे करके लिखना ताकि आपको याद रहे, वार्ता प्लस समझौता, ये दोनों प्रकार की समितियां थी, ठीक है, वार्ता प्लस समझौता। और एक समिति और है यहाँ पर, ध्वज समिति या झंडा समिति, ध्वज समिति या झंडा समिति, ध्वज समिति या झंडा समिति। इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। और ये जो मौलिक अधिकार उप समिति आएगी, एक है मौलिक अधिकार समिति, तो इसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी है मौलिक अधिकार उप समिति। तो उप समिति में याद रखना, उप समिति में मौलिक अधिकार उप समिति, तो जगत राव भगवान दास कृपलानी, जिसे अपन JB कृपलानी के नाम से जानते हैं, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। आचार्य JB कृपलानी को उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। तो ये दोस्तों वो प्रमुख समितियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मतलब हमारे संविधान की व्यवस्था में देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि काम बांट दिया, तो सबका काम बांट दिया कि भाई केंद्र के काम किसको संभालना है, संविधान के प्रारूप का काम किसको संभालना है, राज्यों का काम किसको संभालना है,
केंद्रीय शक्ति का काम किसको संभालना है, तो ये काम बांट दिए गए। इसी प्रकार से प्रांतों का काम कौन संभालेगा, मौलिक अधिकारों का काम कौन संभालेगा, अल्पसंख्यक विभाग कौन संभालेगा, ये काम बांट दिए गए। रियासतों से वार्ता कौन करेगा, समझौता कौन करेगा, ठीक है, और झंडा जो हमारी ध्वज है उससे संबंधित कौन इस पे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे सभी काम हमने क्या किए, बांट दिए। तो मैंने बहुत कम समितियां लिखी हैं, बहुत सारी समितियां हैं जो प्रमुख समितियां हैं, बस उतना हमने लिखा है। तो यहाँ जो है सभी को काम क्या किया गया, बांट दिया गया, और सब अपने अपने जब काम करेंगे तो इन कामों के पश्चात ही उन्हें सफलता मिलेगी, ठीक है, सबको सफलता मिलेगी। अब देखिए क्या होगा, हमारा देश आजाद कब हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ादी के साथ साथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के साथ साथ एक और यहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि ना केवल देश आज़ाद हुआ बल्कि हमारा देश यहाँ पर विभाजित भी हुआ। और जैसे ही विभाजित हुआ तो एक अलग संविधान सभा बनेगी, क्योंकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र तो हुए लेकिन दोस्तों हमने एक बड़ा भूभाग भी खोया है, हमने अपने देश का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को तो खुशी वाला दिन भी है, और वैसे देखा जाए तो हमने कुछ खोया भी है, अपना एक देश खो दिया, अपना एक भूभाग खो दिया। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता था पाकिस्तान, इस वाले हिस्से को हमने खोया है जो सिंध बलूचिस्तान क्षेत्र हुआ करते थे। और यहाँ का एक हिस्सा है जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जिसे आज बांग्लादेश कहा कहते हैं, ये हमने खोया है। तो जब ये दोनों ही क्षेत्र अलग अलग हो गए, मतलब देश पाकिस्तान विभाजित हो गया, पाकिस्तान नया देश बन गया, 14 अगस्त को ही ये बन गया था। तो यहाँ पर चूंकि चुनाव कब हुए थे, 1946 में हुए थे देश के लिए चुनाव, सॉरी संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए। तो वो जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। मतलब संविधान सभा में अंबेडकर जी पूर्वी बंगाल से चुने गए, पूर्वी बंगाल से चुने गए। अब पूर्वी बंगाल किसका भाग हो गया, पाकिस्तान का। और बाबा साहब किसके हैं, बाबा साहब किस देश की संविधान सभा के सदस्य हैं, भारत की संविधान सभा के। और पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा, पाकिस्तान का। तो पूर्वी बंगाल के जितने, मतलब जो जो सदस्य भारतीय संविधान सभा में बैठते थे और उनके जहां से चुन करके आए थे वो पाकिस्तान में चले जाने के कारण उन सभी सदस्यों की सीट भारत की संविधान सभा में खाली हो गई, ठीक है, खाली हो गई। और कितने मेंबर्स थे, 389। संविधान सभा में शुरुआत में मेंबर कितने थे, 389, रह कितने गए, 299। बाकी कहाँ चले गए, बाकी चले गए पाकिस्तान की संविधान सभा में। 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रह गए। अच्छा, अब इसी बीच एक हमारे देश के या हमारे संविधान के बहुत बड़े या बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, बहुत अधिक शिक्षित व्यक्ति थे। इनका नाम है BN राव, सर VN राव, सर वेनेगल नरसिंह राव। तो VN राव हमारी संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति माने गए हैं, सबसे ज़्यादा। अंबेडकर साहब और ये, इन दोनों लोगों का कोई तोड़ नहीं था हमारी संविधान सभा में, सबसे पढ़े लिखे। तो जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की सीट खाली हुई तो BN राव ने, सर BN राव, चूंकि इनका काम क्या है, सलाह देना, चूंकि ये सलाहकार थे। अच्छा, इनके बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे संविधान सभा में जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये वेतन लेते होंगे हमारे संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए इन्होंने वेतन लिया होगा कि नहीं लिया होगा? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल वेतन नहीं लेंगे तो घर परिवार इनका कैसे चलता होगा? तो घर परिवार चलाने के लिए भाई देश सेवा, समाज सेवा तो करनी पड़ती है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए हमें पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इन्होंने पैसा लिया है, सबने, जितने भी मेंबर्स थे लगभग सभी ने पैसा लिया है। एकमात्र संविधान सभा के व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा से पैसा नहीं लिया है वो हैं सर वेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने कोई अमाउंट नहीं लिया सर, एकदम फ्री में सेवा करी है। और यही एक पहले व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, या वहां पर जाकर के प्रतिनिधित्व किए हैं भारत का। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति। अब सोच के देखो कि उस समय जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी वैल्यू या वो कितना पढ़ा लिखा होगा। तो इन्होंने, BN राव ने सलाह दी, किसको सलाह दी, राजेंद्र प्रसाद को,
कि कैसे भी करके, चूंकि अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इन्होंने सलाह दिया कि कैसे भी करके आप बाबा साहब को संविधान सभा में सम्मिलित करिए, कैसे भी करके। तो ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस समय बंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी पंत, ठीक है, इनको जो है प्रधानमंत्री थे, इनको पत्र लिखा, और इनको पत्र लिखकर एक व्यक्ति हैं जो M.R. जयकर पूना की सीट पर संविधान सभा के सदस्य थे, पूना सीट से संविधान सभा के सदस्य थे। तो M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाया था, त्यागपत्र लिया, और इनके त्यागपत्र के पश्चात यहाँ पर चुनाव कराया गया, और यहाँ से चुनाव के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये हमारी संविधान सभा के पुनः सदस्य बने, ठीक, पुनः सदस्य बने। और ये देखिए देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और इसी समय ये चीज़ें चल रही हैं, इसी समय ये चीज़ें चल रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 को ही हमने एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो जो प्रारूप समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई थी, इस प्रारूप समिति के द्वारा ही, इस प्रारूप समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप पर कार्य किया जाना था, ठीक है। तो जब ये पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, सब कुछ चीज़ें चलने लगी, तो अब हम थोड़ी सा बैक में चलते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सा बैक करके बैक करते हैं। और बैक में ये चल रहा है, हमें चल रहा है 13 दिसंबर तक, 13 दिसंबर 1946 से स्टार्ट करना है अब, क्योंकि हमने अभी तक सदस्यों को बनाया है, सदस्यों को संविधान सभा में लाए हैं, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और में अभी थोड़ी सा और बैक में नहीं चलेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और जान लो। देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो अभी शासन व्यवस्था देश की कौन चला रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। यदि देश को कानून की ज़रूरत होती थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाते थे, और 1935 के तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम से ही हमारे देश का शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। अंग्रेज चले गए 1947 में देश को आज़ाद करके, तो अब कैसे चलेगी? क्योंकि 1935 का अधिनियम तो समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, वो व्यवस्था अंग्रेजों की थी। हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी शासन करना बंद कर दिया। तो अब हमारे देश की शासन व्यवस्था चलेगी कैसे? जैसे एक प्रश्न आता है कि आखिरकार संविधान सभा को इतना समय क्यों लगा संविधान बनाने में? तो पहला तो रीजन यही होता है कि हमारे देश का संविधान ही बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा संविधान था, इसलिए हमें इतना समय लगा। और दूसरा ये भी एक कारण होता है कि चूंकि हमारी संविधान सभा ने ही दो प्रकार के काम किए। दो प्रकार के कौन कौन से? कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का भी काम किया है, संविधान निर्माण का भी काम किया हमारी संविधान सभा ने। और हमारी संविधान सभा ने देश के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में नियम या कानून बनाने का भी काम किया। मतलब दो प्रकार के काम करती थी हमारी संविधान सभा, दो प्रकार की। जिस दिन संविधान निर्माण का काम होता था, उस दिन की अध्यक्षता संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जिस दिन हमारे देश को शासन करने की बात आती थी, जिस दिन संसद की तरह कार्य करती थी संविधान सभा, उस दिन हमारे संविधान सभा की अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर किया करते थे। अर्थात अक्टूबर 1947 में संविधान सभा में एक और अध्यक्ष बनाए गए, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये तब अध्यक्षता करते थे जब जिस दिन हमारी संविधान सभा संसद की तरह कार्य करती थी। हालांकि उसका नाम संसद नहीं था, उसका नाम अभी भी संविधान सभा ही रहेगा, लेकिन जिस दिन संसद की तरह काम करेगी उस दिन की अध्यक्षता मावलंकर जी करेंगे, और जिस दिन संविधान निर्माण का काम होगा उस दिन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आएंगी। अब इसके बाद हम आएंगे 13 दिसंबर, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 13 दिसंबर को क्या हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, और इस उद्देश्य का प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में जब रखा तो यहाँ पर पढ़ा भी गया है। अब जैसे इसको पूरा पढ़ा तो फाइनली 22 जनवरी
1947 को इस उद्देश्य का प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को हमने एक्सेप्ट कर लिया। 22 जनवरी को इसको हमने स्वीकार कर लिया और ये कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव के तहत हमें अपना संविधान बनाना था, यानी अब हमारे संविधान के लिए उद्देश्य आ गया था, एक उद्देश्य मिल गया और हमने इसी उद्देश्य को लेकर के काम किया 22 जनवरी 1947 से। फिर अक्टूबर जैसे देश आज़ाद हुआ, ठीक है, संविधान सभा, मुस्लिम लीग की ये सारी समस्याएं जैसे दूर हुई, दंगे फसाद सारा सिस्टम बंद हुआ, तो हमने अक्टूबर 1947 से अक्टूबर 1947 में संविधान बनाने का पहला प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अक्टूबर 1947 में पहला प्रारूप तैयार किया। अच्छा, इस प्रारूप के बारे में बताइएगा आप सभी लोग, कितने लोग जानते हैं कि प्रारूप को किसने तैयार किया? किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? वो कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है सर B.N. राव, सर वेनिगल नरसिंह राव ने ये प्रारूप तैयार किया था। और इस प्रारूप पर काम करने के लिए ही प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब ने इसी प्रारूप पर काम किया था और इसी प्रारूप को संशोधित करके हमने संविधान का रूप दिया। अब कैसे हमने इसको संशोधित किया, कैसे इसका संविधान का नाम दिया, ये सब जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल की क्लास में। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बोला था कि आप सभी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हम वो क्लास पढ़ रहे हैं और ये तो हम यहाँ पर क्यों? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्लास पढ़ने के बाद आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि यहाँ आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उस क्लास में फैक्चुअल डेटा है और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी है और देखो फैक्चुअल है, यहाँ दोनों चीज़ें हैं और मिलजुल करके कहानी मिल रही है। तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो क्लास बहुत बढ़िया है। जो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं संविधान में उनके लिए ये क्लास है। और यदि आप सबका सभी सहयोग रहा तो हम बहुत अच्छा करते चलेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, आप सबको क्लास किस तरीके से पसंद आ रही है। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से, नमस्कार। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।